एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। और जो टॉपिक था आपका रिएक्शंस का चल रहा था। अब जो बच्चे आ रहे हैं अभी लेट लतीफ एंटी को लेने दीजिए, तब तक हम चालू करते हैं। तो बेसिकली अगर आपने अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ा है एसिड्स और बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो अब सिर्फ एक काम बाकी है और वो है आपको रिएक्शंस को करना है। मेरा काम ये है कि मुझे आपको रिएक्शंस को समझाना है। अब आज लास्ट टॉपिक है, इसीलिए एक बार आपको फिर से दोहरा रहा हूं। देखिए, केमिस्ट्री में एक ही चीज ज्यादा दुख देती है बच्चे को, और वो है रिएक्शंस याद करना या फॉर्मूले याद करना। तो अब तो आपको मैंने काफी सारी केमिस्ट्री पढ़ा दी है, आपके ऊपर है कि आप उस काम को अगर हल्के से करना चाहते हैं, तो आपको मैंने फॉर्मूले भी लिखना सिखा दिया। अब होता यह है कि कुछ फॉर्मूले जो आप नहीं लिख सकते उनको याद करने पड़ते हैं। तो इट्स योर चॉइस कि आप हजारों फॉर्मूले याद करना चाहते हैं या आप सिर्फ कुछ छोटे मोटे याद करना चाहते हैं, बाकी सब समझना चाहते हैं। सेम थिंग इज विथ रिएक्शंस। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, रिएक्शंस अपने आप भी बनाए जा सकते हैं, बट सारे नहीं। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स के अंदर आयनिक रिएक्शंस है तो वो आप अपने आप बना सकते हैं। तो अब जो आपके एसिड्स और बेसिस के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस कोर्स में है, वो आपको याद ही करना है। मैं एज अ टीचर आपको बस ये हेल्प करूंगा कि मैं आपको इस तरह से ज्यादा कोशिश करूंगा समझाने की कि आपको उनको याद कम से कम करना। उसके 2 कारण हैं, ऐसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसके 2 कारण। जैसे कल मैंने आपको रिएक्शन समझाया था, मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, सब हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो आपको एग्जाम पर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आप पहचान जाते हैं कि अच्छा ठीक है सर, ये तो मेटल और ये एसिड है, कोई भी मेटल कोई भी एसिड, तो आप तुरंत हाइड्रोजन निकाल के सॉल्ट बना दें। नहीं तो आप सिर्फ किताब का रिएक्शन याद करके गए। तो पहला कारण तो ये है कि इस तरह से पढ़ना ही पड़ता है, मजबूरी है। और दूसरा कारण ये है कि इससे आपका काम है। तो खैर, लेक्चर्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शंस। अब दिक्कत क्या है कि आपका कोर्स कम है, तो वो एक नई तरह की प्रॉब्लम है कि उसमें एसिड्स के रिएक्शंस अलग और बेसिस के रिएक्शंस यानी कि प्रॉपर्टीज अलग नहीं दी गई हैं, मिला के दी गई। तो कोई बात नहीं, मैं आपको उनको बिल्कुल किताब की ही रिएक्शंस को आपको लिख के बता रहा हूं और उनके पीछे का फंडामेंटल जहां जहां जरूरी है समझा रहा हूं और आपको उसके नोट्स बना के दे दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपका काम आधा रह जाएगा और एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी। तो कल जो 2 रिएक्शंस पढ़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस के लिए खाली उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं नोट्स भी आपको कुछ ना कुछ तरह से बना के दे दूंगा। एक्चुअल में किताब में जो रिएक्शन लिखा हुआ एक नहीं है, वो 2 है। आपने देखा हो तो उसमें मैंने आपको कल बुक लेके पढ़ाना चालू किया था, तो बुक में जो पहला रिएक्शन था मैंने आपको कहा कि एसिड्स और एक मिनट शायद हो गया, एसिड्स और बेसिस जो हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली 2 रिएक्शंस है, मेटल विद एसिड एंड मेटल विद बेसिस। तो आप अगर अपने नोट्स बनाए तो उनमें आप सेपरेटली बनाए तो आपको याद रह जाएंगे, नहीं तो आपको याद ही नहीं। तो पहला था, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए याद दिला रहा हूं क्योंकि कल बहुत समझा दिया था। मेटल विथ एसिड जब आप रिएक्ट कराते हैं तो मेटल में हमेशा, एसिड में हमेशा क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन आयन होता ही होता है, चाहे वो HCl में हो चाहे वो H2SO4 में हो। तो आपको कल मैंने काफी एग्रेसिवली किताब दिखा के भी समझाया था कि देखो क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं रिएक्शन, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि यार ये तो तुम्हारे को खुद को लिखना आना चाहिए। जब टीचर कह रहा है कि मेटल एसिड से जब भी रिएक्ट करता है तो वो उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो एक 10th क्लास के ये पता होना चाहिए कि मेटल जब हाइड्रोजन में इसमें से एसिड में से हाइड्रोजन को निकालेगा तो वो H2 फॉर्म में निकलेगी यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जो बचा हुआ हिस्सा उसके साथ में मेटल कंबाइन हो जाएगा, या तो मेटल क्लोराइड या मेटल सल्फेट या मेटल नाइट्रेट या मेटल फॉस्फेट, जो भी बनाएगा वो बना लेगा। और ये मैं 2 दिन से समझा रहा हूं कि एसिड में से हाइड्रोजन को हटा के जब मेटल चिपक जाता है तो उसको आप बोलते हैं मेटल सॉल्ट।
एक रिएक्शन को याद करने की बजाय पूरी कैटेगरी याद कर लीजिए कि मेटल एसिड से ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और एग्जाम में जब भी कोई भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ पूछे, आपसे बोले कि टेस्ट ट्यूब में HCl डाल के जिंक के टुकड़े डाल दिए, आपको बोले कि H2SO4 डाल के एल्यूमिनियम के टुकड़े डाल दिए, मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कैल्शियम का पार्टिकल डाल दिया, तो क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट समझ भी पाएगा कि हो क्या रहा है? नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि साहब साइंस हमें टफ लगती है, क्योंकि देखिए आपने अगर ऐसे पढ़ाई करी है किताब जैसे तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और वैसे आपको पता है कि हाँ ठीक है एसिड है, सब एसिड में चाहे आप कैल्शियम डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो, सोडियम डाल दो, पोटेशियम डाल दो, एल्यूमिनियम डाल दो, जिंक डाल दो, अरे सर कुछ भी डाल दो और किसी भी एसिड में डाल दो। ऐसे पढ़ाई होनी चाहिए कि सर कोई भी मेटल आप किसी भी एसिड में डाल, मैं तो एक ही काम करूंगा कि हाइड्रोजन गैस निकाल के यहाँ लिख दूंगा और मेटल को एसिड के बचे हुए टुकड़े के साथ में चिपका दूंगा, मेरा काम खत्म। इससे ज्यादा सर आप मुझसे पूछ भी नहीं सकते। समझे या नहीं समझे? बी यानी कि सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट को मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं, मेटल विद एसिड एंड मेटल विद बेस। इसका रिएक्शन भी सेम ही है, इसमें भी मेटल सॉल्ट ही बनता है और हाइड्रोजन ही निकलती है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। इसके अंदर पहली बात तो सारे के सारे मेटल बेस से नहीं निकलते, इसीलिए किताब में भी ऐसे नहीं समझाया हुआ आपको। तो इस रिएक्शन को अलग से याद कर कि मेटल में बेस के साथ में बेटा अपनी बुद्धि नहीं लगानी। मेटल में बेस के साथ में किताब का रिएक्शन याद कर ले चुपचाप कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर जिंक डाला है तो सोडियम जिंकेट बनेगा, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला किसी के काका जी याद करके नहीं दिखा सकते, अपने आप नहीं लिख के दिखा सकते, याद ही करना पड़ेगा। ऐसे आपको याद रहेगा पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। 80% समझो, 20% याद करो। मैं इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो यहां तक तो मैंने कल पढ़ा ही दिया था। नाउ थर्ड रिएक्शन क्या है आपका? आपके पास बुक होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कल मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, कल मैंने बताया था आपको। ये इधर देखिएगा लिखा हुआ है, नीचे वाले के अंदर लिखा हुआ है, शायद मैं गलत पेज खोल रखा है, सॉरी। ये नेक्स्ट पेज पे ये दिख जाएगा आपको कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब ये रिएक्शन बड़ा देखने में अच्छा, इस रिएक्शन को आप इसकी तरह से समझ सकते और एग्जाम में जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आप जानते हैं, कार्बोनेट तो CO3 होता है और बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, इसलिए उसको HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ये दोनों कॉमन आयंस हैं, 9th क्लास के अंदर भी लिखे हुए थे। कार्बोनेट में आपके CO3 के ऊपर -2 होता है, अगर आपको याद हो तो होना चाहिए, और HCO3 के ऊपर -1 होता है। तो ये दो आपके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। और आपके कोर्स में ये है कि ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, आप देखिएगा यहीं पर। ऊपर तो 2 टेस्ट ट्यूब के रिएक्शन लिखे हुए हैं जो मैं समझा दूंगा, और नीचे आपके इसका कैटेगराइज रिएक्शन लिखा हुआ है, नीचे नहीं लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है। तो जो लास्ट पे लिखा हुआ है उसको पहले पढ़ के बताता हूं मैं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक, यस ऑब्लिक लिखा हुआ है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड से बनता है सॉल्ट और CO2 और H2, सॉल्ट और CO2 और H2। अब आपको इतनी सी चीज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी कि चाहे कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, कोई भी का मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ भी ले लो। हाँ, एग्जाम में टीचर पूछ रहा है तो वो वही पूछेगा जो इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अरे एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन तो इसमें भी है। अब याद है जब पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ी तब बताया था कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन निकालता है और मेटल सॉल्ट बनाता है, तो ये बात कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है,
ये क्लास में पढ़ाई इस तरह से की जाती है क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स ऐसा ही करते हैं। अब जो मेटल रिएक्ट ही नहीं करता, गोल्ड सिल्वर पढ़ चुके हो, करते नहीं, वो काहे को करेंगे, तो वो फिर लास्ट में एक्सेप्शन में पड़े जाते हैं। तो इसमें भी आप यूजुअली कोई भी मेटल कार्बोनेट लीजिए, यूजुअली जैसे किताब में एग्जाम्पल है, साथ साथ दिखा देता हूँ, Na2CO3 या NaHCO, एक मिनट, या फिर NaHCO। आप कहेंगे सर आप दोनों क्यों लिख रहे हो, मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, चलो 2 बार लिख देता हूँ। किताब के अकॉर्डिंग इसमें शायद HCl से कराया, तो अपन भी HCl से करा देते हैं, बिल्कुल HCl से कराया, इसको भी HCl से कराया। अब आपने याद क्या कर रखा है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट बनता है और CO2 बनता है, H2O बनता है। CO2 ऑब्वियसली इसी में से कहीं ना कहीं से निकलता होगा। आपको सिर्फ सॉल्ट बनाना है। अब सॉल्ट आप किसका बनाओगे, इसका तो किसी का बनाओगे नहीं, Na और Cl, NaCl, CO2 निकालनी ही निकालनी है बच्चों, निकलती ही निकलती है, प्लस H2। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कार्बोनेट ले लो चाहे बाइकार्बोनेट ले लो, रिएक्शन यही होता है। तो आपका काम हल्का हो गया या नहीं हो गया। अब अगर आपसे कोई सुनिए, आपने ये याद करा मेरे कहने से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेसिक चीज होती है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं, तो ये बेसिकली केमिकल, आप समझ लो कि एक एक्सप्रेशन होता है कि अगर बच्चा ये ढंग से याद कर ले कि मेटल, कोई भी मेटल, एसिड कोई भी एसिड, तो मुझे तो हाइड्रोजन गैस तो निकालनी थी और मेटल को इसके साथ जोड़ना है, तो ये कैटेगरी याद कर ली। इस कैटेगरी में बच्चे ने याद कर लिया कि मेटल कार्बोनेट अगर आ जाएगा या बाइकार्बोनेट आ जाएगा, मैं पहचान लूंगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी कार्बोनेट, और साथ में एसिड आ गया, HCl, H2SO4, कुछ भी आ गया, तो मैं सॉल्ट बना दूंगा, CO2 निकाल दूंगा, H2 निकाल दूंगा। ये तो आपकी किताब का रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। आपकी किताब में यही लिखा हुआ है कि टेस्ट ट्यूब A में ये ले लो, टेस्ट ट्यूब B में ये ले लो, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो पहली बात तो दोनों में सेम बने। अब अगर आप मेरे कहने से पढ़ाई करते हैं और अगर आप इसको इस तरह से याद करते हैं, इसके पीछे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसको याद करने से ये तो ऑटोमेटिकली याद हो गया। अब आपके कोई दूसरा आ गया एग्जाम जो कि मैं आपको नोट्स में लिख के दे दूं। अब किताब में क्या है कि आपके जहां तक एक ये बस ये 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B, और उसमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैं आपको इसके आगे और 2 रिएक्शन है वो लेकिन अलग कहानी है, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले अपन इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एग्जाम में कुछ और आ गया तो एक ढंग से पढ़ने वाले बच्चे में और एक रटने वाले बच्चे में कहां पर फर्क आएगा। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैं आपको वैसे ही बोल के बताता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको नोट्स में लिख के तैयार कर रखे हैं भेजने के लिए, उसमें प्रैक्टिस कर लेना। अब एग्जाम में कोई रिएक्शन आया, अब जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब कराऊंगा, एग्जाम में बड़े तूफानी क्वेश्चंस आते हैं। में क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपेंस इफ HCl is reacted with कैल्शियम कार्बोनेट। अब पढ़ने वाला बच्चा अच्छी तरह रट के गया था, उसके दिमाग में पिक्चर घूमेगी किताब की, कौन सा HCl क्या है यार, ये सर क्या बोल रहे हैं, क्या लिखना है, मैं जगह खाली कर रहा हूँ थोड़ी सी। HCl सर कह रहे हैं, सर या मतलब एग्जाम में पूछ रहा है कि HCl, और एक काम करो ना, ये भी तो सेम लिखा है तो मैं बिल्कुल ही चेंज कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉर्मूला तो लिखोगे कम से कम कि अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉर्मूले लिखना मैंने सिखाया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड का तो याद होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का रफ में जाके लिख लो, नहीं तो CaCO3 याद है तो लिख लो, नहीं याद है तो कैल्शियम +2 होता है, सल्फेट -2 होता है, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2।
अब साहब दिमाग चलना चालू कि यार ये तो किसी बच्चे का दिमाग तुरंत जाएगा यार एसिड का रिएक्शन है, तो चल एसिड बेस के चैप्टर में दिमाग घुमाते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे के तुरंत दिमाग में आ जाएगा एसिड बेसिस में तो यार 4 ही तो रिएक्शन थे, उसमें से भी एक न्यूट्रलाइजेशन था, वो तो ये है नहीं, ये कौन सा चैप्टर है। अभी बताओ, कोई भी अपने आप थोड़ा ना बना लेगा बच्चा, रिएक्शन कभी भी अपने आप नहीं बना सकते। अब आपको अगर याद रहे, ये वाली चीज याद है, तो आप पहचानोगे एग्जाम क्या एसिड है। और मैंने जल्दबाजी में कैल्शियम सल्फेट लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जिसको ये चीज ध्यान आ गई कि अच्छा सर ये वो वाला रिएक्शन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, जिसको याद आ गया उसके देखो कितने मजे हैं कि सर याद है सर CO2 निकलता है, वो लाइम वाटर से पास कराते हैं, मिल्की हो जाता है, वो वाला रिएक्शन है। चल CO2 H2O तो निकलना ही निकलना है, सर ने याद करा रखा था, और सॉल्ट, तो कैल्शियम और सल्फेट का कैल्शियम सल्फेट बनाया और अपने घर चलो जयराम। समझे या नहीं समझे? तो किताब में तो ये लिखा हुआ है, मगर हमने ये वाला भी कर दिया क्योंकि हमने रट्टा नहीं मारा, हमने रिएक्शन को गहराई से समझा था। अब कुछ और आ गया एग्जाम के अंदर, जैसे मैं जो पहले लिख रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और H। अब आप एसिड है और एसिड के साथ में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट पहचान गए आप, तो आपको याद आ जाएगा कि सर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शन तो एक ही होते हैं, दोनों में ही वही सॉल्ट CO2 बनता है, तो आप हमें बेवकूफ बनाने की चेष्टा ना करें। ये रहा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम का ये फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो हमारे को क्या बनाना है भाई, सेम कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड। कोई देखेगा सर कैसे लिख रहे हैं रिएक्शन, अरे मार्च अप्रैल से सिखा रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड वही कहानी है, कैल्शियम का +2 क्लोरीन का -1 क्रॉस करा। जो नए बच्चे भी हैं उनको मैं बता देता हूँ कि वो 9th क्लास के आयंस की कहानी थी, वो आपके पूरे 10th क्लास में आपकी नैया पार लगा सकती है। जो चीज टीचर बोले ना उसका मन में फॉर्मूला बना लिया करो, कैल्शियम का +2 क्लोरीन का -1। आयंस की टेबल मैंने नए बच्चों को कहा था मुझे याद दिला देना, मैंने बच्चों को पहले आयंस की टेबल भेजी हुई है, उसमें 10-10 आयंस लिखे हुए हैं, वो याद करने। 10-10 साइंस याद करो तो 200-500 फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। समझ गए क्या? तो CaCl2 + CO2 + H। इससे ज्यादा बच्चों में आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि साइंस के पेपर के अंदर क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, जहां पर रिएक्शन कैटेगरी का होता है वहां पर टीचर उस कैटेगरी में कुछ भी उठा के पूछ सकता है। रटने वाले बच्चे सिर्फ किताब का रिएक्शन कर पाते हैं, कैटेगरी समझने वाले बच्चे कुछ भी कर पाते हैं। और सुनिए, कई लोगों के बड़ी टेंशन हो गई होगी जीवन के अंदर, सर क्या सर कितनी केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ नट शेल के अंदर एक छोटी सी बात, जिसको पढ़ के शायद कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाएगा और कुछ लोगों को शायद ये समझ में आ जाएगा कि यार अपन बेकार में ड्रामा कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ है नहीं। देखो बच्चों, 5 चैप्टर है, 5 में से लास्ट के 2 हटा दो क्योंकि आपको बताया था वो अलग चैप्टर्स हैं। अब पहले 3 पकड़ लो, मैं आपको फिंगर्स पे गिन के बता सकता हूँ। एसिड और बेस की अगर गिनोगे तो तुम्हारे कोर्स में निकलेगी 5 से 6 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट चैप्टर में जाओगे तो 5 से 6 तरह के रिएक्शंस, और मेटल नॉन मेटल में जाओगे तो मैं कहता हूँ चलो 5 और उसमें भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि यहाँ पढ़ रहे हो एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, वहां पढ़ोगे मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब कॉमन हो जाएगा, वो एक ही जगह पढ़ाई होती है उसकी। और जब आप ये रिएक्ट करते हो, और सुनो ध्यान से कि मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, H को हटा देता है, यही चीज आप फर्स्ट चैप्टर में सिंगल डिस्प्लेसमेंट के नाम से पढ़ते हो। सोच लो आप, तो अगर आप 5 भी गिनो तो भी 15 होते हैं, और कॉमन को क्रॉस कर दो तो और कम हो जाते हैं। मैं तो हायर साइड कहता हूँ। तो बच्चों एक बात बताओ यार, अब बताओ कौन से तुम्हारे को 15 तरह के अगर रिएक्शंस हैं, अरे एक चैप्टर में होते हैं 15, एक चैप्टर में 15 से 30 रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तुम्हारे पूरे कोर्स के अंदर आयनिक के 3 चैप्टर के अंदर मिला के 15 रिएक्शंस हैं। कैटेगरी वाइज अगर पढ़ो तो भी जाके 15-20 मान लो यार। तुम्हारी कौन सी जिंदगी केमिस्ट्री की खराब हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता। बस ये है कि जो नहीं पढ़ना चाहता ना उसको ये भी भारी लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कोर्स
रिएक्शन वाइज कितना हल्का है। 5वां चैप्टर थ्योरी का है, उसमें रिएक्शन है नहीं। चौथा चैप्टर कार्बन कंपाउंड है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं जिनकी कहानी और दुनिया ही अलग है, और वो भी तुम्हारे कोर्स से सारे कर चुके हैं। कोई रिएक्शन पता नहीं कितने बचे नहीं बचे, वो मैं देख लूंगा। तो अगर तुम वैसे बात करो तो पूरे साल के अंदर अगर तुम्हारे को कोई 15-16 रिएक्शन याद करने को कह रहा है मेरे तरीके से कैटेगरी वाइज, तो व्हाई कैन नॉट यू स्टडी देम एंड गेट डिसेंट मार्क्स? देयर इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, मेरे मन में आया, बोल ही देता हूँ एक बार। कई लोगों ने यहाँ से बोलने के बाद में आंखें ही घुमा ली होंगी दूसरी तरफ, बगल में पोगो चल ही रहा होगा, वो छोटा भीम रेडी है देखने के लिए, वहीं पर दिमाग लगा लिया होगा, क्योंकि यहाँ से तो हो भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 रिएक्शन लिख लिख के 4 बार भी लिखते हो और बोर्ड के एग्जाम से पहले लिख के जाते हो, सब याद हो जाता है। समझ गए? अब बोलो मुकुल। सर शायद सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते ना एसिड बेस के साथ, सिर्फ एक्टिव मेटल्स करते ना रिएक्ट। वापस बोल बेटा। सर शायद ऐसा होता है कि सर हमें स्कूल में बताया है कि सर कि जो सारे मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड और बेस के साथ, सिर्फ जो एक्टिव मेटल्स है ना वो रिएक्ट करते हैं। बेटा तो ये चीज तो मैंने आपको अभी बोली थी ना, ऊपर मैंने मिटा दिया जब, कि आप ये तो बोलिए सारे एसिड्स रिएक्ट करते हैं। जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं आपके, वो सारे के सारे आपके कहाँ कैसे रिएक्ट करेंगे? ठीक है, जिनका प्लीज बच्चों, ये धीमान, प्रद्युमन, प्लीज, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो बीच में आप चैटिंग करके अपने व्यूज देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, यू आर सो इंटरेस्टेड, बट इट एक्चुअली डजंट मेक्स एनी सेंस, बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट वी आर चैटिंग। मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या आप मुझे कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, जो मुगल ने कहा, प्रद्युमन की बात भी मैंने 1 सेकंड में पढ़ ली बाई चांस, और धीमान की बात भी मैंने 1 सेकंड में पढ़ ली बाई चांस, बट उसको कोई यूज नहीं है बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, देयर इज नो यूज। या तो आप बात कर लीजिए एक बार मेरे से, तो मैं आपको समझा दूंगा। डोंट एक्सप्रेस योर व्यूज। ये सिर्फ एक्सप्रेस व्यूज करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा समय खराब होता है। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं रिस्पॉन्स दूं तो दिक्कत, नहीं दूं तो दिक्कत। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो दिक्कत क्या है कि आप दोनों ने वो आगे का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वो आपके दिमाग में किसी के एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ रही है, वो भी मैंने पढ़ लिया। तीसरे जने के दिमाग में आ रही है कि जिनकी एक्टिविटी एच से ज्यादा है, वो भी मैंने पढ़ लिया। तो वो क्या है कि अब आप लोग पूरा कोर्स पढ़ चुके हो, तो आप लोग आगे की पढ़ाई बोल सकते हो। वो दोनों जनों जो बातें कर रहे हो वो आगे जाके मेटल्स वाले चैप्टर की, लेकिन अब बाकी बच्चों ने तो नहीं पढ़ा, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो सिंपल सी बात, ठीक है, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। और मुकुल जो तू बात कह रहा है वो बात, वो बाकी दोनों जने कुछ ना कुछ उसको दूसरे शब्दों में बोल रहे थे। कुल मिला के कहानी यही है कि जो, अब ये चीज आप फिर दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, देखिए जो मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, कुछ अनरिएक्टिव होते हैं। कई लोगों ने मेटल भी पढ़ाया हुआ है। तो मेटल्स जो हैं वो जो रिएक्टिव है वो एसिड के, अभी तो मिटा दिया मैंने, वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। जो अनरिएक्टिव होते हैं वो नहीं करते हैं। सिंपल शब्दों में तो ये बात हो गई। अब यार, अब हर चीज की गहराई और भी होती है। अब उसकी और गहराई में उतरो या उतरना चाहो तो फिर पढ़ाई का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब वो इस डायरेक्शन को छोड़ के अब अपन वहां चले जाएंगे कि कौन से रिएक्टिव है और कौन से अनरिएक्टिव है। अब वो किस पे डिसाइड होता है? देखिए, जिन लोगों ने मेटल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है वही बात समझ पाएंगे, बाकी के लिए मेरी बातें एरोप्लेन है। मेटल्स में एक्टिविटी सीरीज बनती है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बनती है। और याद करिए, अगर पढ़ा हुआ है स्कूल के अंदर तो मेटल्स की सीरीज में बीच में हाइड्रोजन का नाम चिपकाया जाता है। फिर पढ़ाया जाता है बच्चे को कि देख बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर ऊपर के जो मेटल्स है ना, क्योंकि वो एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिव कम 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 कम, तो जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं वो इसका मतलब उससे भी कम है, तो वो हाइड्रोजन को धक्का नहीं मार पाते क्योंकि वो उनसे कमजोर है, उससे कम रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते। और उसके जो ऊपर है वो उसको डिस्प्लेस कर जाते हैं। ये कंप्लीट पिक्चर है। बट हम तो एसिड बेसिस पढ़ रहे हैं, उसमें इस बात की जरूरत नहीं पड़ रही थी। समझ, मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरी बात समझ गए। ठीक है, हम हर दिशा में टॉपिक को नहीं खींच सकते, नहीं तो ये रिएक्शंस तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। सो मुकुल की बात क्लियर हो ही गई होगी, और जो बच्चे अभी चैट में को जवाब देते हैं उनको भी बात समझ में आ गई होगी।
So now let's come back to our original topic again. ये वाला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ठीक है, मुकुल ने पुरानी बात पूछी, मुकुल समझ में आ गई क्या तेरे को? अच्छा, हाँ सर। मुकुल, यस सर। ठीक। सो 1 2 और थर्ड रिएक्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब थर्ड रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ क्योंकि कोर्स में है। जैसे आपको याद है कल मैंने बताया था कि उसमें फर्स्ट वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, वो बर्न करते हैं, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो ऐसे ही एक और चीज इस थर्ड रिएक्शन में भी दी हुई है, ये जो CO2 गैस निकलती है, अब ये अलग पढ़ाई होगी, ये अलग पढ़ाई होगी। ये जो CO2 गैस निकलती है, इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से क्योंकि आपके कोर्स में है। जैसे हाइड्रोजन गैस को जला के टेस्ट करते हैं, वैसे ही CO2 गैस का बहुत ही कॉमन वो है आपका टेस्ट। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्क। अब बच्चों को तो यही पढ़ा दिया जाता है, तो जब तक जैसी पढ़ाई उतना ही समझना पड़ता है कि हाँ ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्क। अब आप उसका पूरा रिएक्शन याद करेंगे क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, पहला तो ये पूछा जाएगा कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, पूरा समझाइए। तो आप 10th क्लास में खाली ये लिख के नहीं आ सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्क, आपको सपोर्ट में रिएक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके कोर्स में। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाई डज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्क, तो आपकी ही बुक को रेफर कर लीजिएगा जब तक मैं नोट्स बना के नहीं भेजता। यहाँ पर जहां पर ये आपकी सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की कहानी खत्म हो रही है, उसके नीचे लिखा हुआ है जो रीजन है लाइम वाटर के मिल्की होने का, उसका रीजन लिखा हुआ है कि लाइम वाटर बेसिकली क्या है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर में, और उसमें जब आप CO2 पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब आप उसमें पास कराते हैं, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। पूरा रिएक्शन याद कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, देखिए जो चीज बनेगी अब उसी की प्रॉपर्टी आएगी, तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। उसका मतलब क्या है कि जैसे ही CO2 इसमें जाती है, रिएक्ट करती है, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि होता है लाइमस्टोन। और जब ये सॉल्यूशन में बनता है तो इसका कलर व्हाइट होता है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मिल्की का मतलब समझ ही गया, प्योर व्हाइट तो नहीं होगा, कहेंगे अपन उसको कि पेंट, एक तो होता है पेंट, वो तो प्योर व्हाइट पूरा का पूरा व्हाइट होता है। मिल्क आपने देखा है थोड़ा वाटरी टाइप का होता है, हालांकि उसको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकली लैब में ही दिखाई देता है, बट वो जो कलर है उसका मिल्की जो व्हाइट कलर है, वो जब भी आपसे पूछेंगे तो आप इसका जवाब देंगे। और ये आप पूरा जो रिएक्शन है जो नीचे लिखा हुआ है उसको आप पूरे को कोट करेंगे। और पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद किया था। तो ये क्या है, ये इसीलिए मैंने आपको बोला प्योर व्हाइट नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट क्या होता है अपन ने पढ़ा था ना, जो सॉल्यूशन में घुलता नहीं। पेंट तो एक साथ व्हाइट होता है पूरा। कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ में जब बनता है तो प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर आपने कभी पानी और लाइम स्टोन का चूना जो होता है उसका मिक्सचर अगर कभी देखा हो, आई होप नहीं देखा होगा क्योंकि अब घरों में लोग यूज भी नहीं करते हैं, वरना पहले उसी का वाइट वॉशिंग करते थे। और आई होप कि आप लोग पान की दुकान पे भी नहीं जाते होंगे, तो पान की दुकान पे पान के ऊपर भी वो चूना लगा के देता है। तो वो हमेशा प्रैक्टिकल चीजें आपने, लेकिन वो हमेशा उसको पहले मिक्स करता है। वो क्यों? क्योंकि पानी ऊपर जमा हो जाता है। अब चूना क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो वो घुलता तो है नहीं मिल्क की तरह, वो थोड़ी देर जैसे ही उसको छोड़ता है पान वाला वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है बेसिकली। अब उसको फिर से उसको कहीं ना कहीं पान पे लगाना होता है तो उसको घुमाता है तो वो घुल जाता है। जैसे आप देख लीजिए कोई मसाले हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो मिलाने पड़ते हैं, नहीं तो वो वापस से नीचे बैठ जाते हैं। समथिंग लाइक दैट। एक प्रैक्टिकल आपका विजन बनाने के लिए मैंने एक बात बताई है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको समझनी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख के आ सकते हैं कि व्हाइट पीपीटी है, आपको सिर्फ इतना लिखना है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। टीचर को अपने आप से, ठीक है। अब इसका जो सेकंड रिएक्शन है वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देखिए। आपसे ये पूछेंगे कि जब आप CO2 पास करा रहे हो ट्यूब में से, अब इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर भरा हुआ है, CO2 आपने नली इसमें छोड़ रखी है। आप देखिएगा एक्टिविटी के अंदर
ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में छोड़ रखी है, तो CO2 जा रही है, तो आप देखेंगे कि हाँ हाँ वो मिल्की कलर का हो गया। अब आप उसको लेके खड़े हुए हैं थोड़ी देर तक, रिएक्शन चलते जा रहा है, CO2 जाते जा रही है, तो अब आप देखेंगे कि वो मिल्कीनेस गायब हो गई। मतलब पहले तो गायब थी कलरलेस, फिर मिल्की हो गया, फिर आप हटे नहीं वहां से, खड़े रहे थोड़ी देर तक, CO2 जाने दे रहे, आपने उसको निकाल के रख दिया ट्यूब को बाहर, जब तो वो आप फिर दिखा दो किसी को भी, देखो मिल्की, लेकिन आपने उस CO2 को पास कराना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद में उसका कलर गायब। अब आपसे सेकंड रिएक्शन में ये पूछा जाएगा कि बताइए क्यों गायब हो गया, आपसे पूछेंगे बताइए थोड़ी देर तक when excess of CO2 is passed through lime water it first turns milky, then the color disappears, why, ये आपसे पूछेंगे, तो उसका सपोर्टिंग रिएक्शन आप देखेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर मिल जाएगा। और ये इस रिएक्शन का फ्यूचर रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, अब ये बन गया, ये बन गया, मगर आपने CO2 पास करना जारी रखा, तो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, व्हाइट वाला, व्हाइट PPT, और ये पड़ा हुआ है मिल्की दिख रहा है। अब जब CO2 इसमें से आप और पास जारी कराते रहेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, दिस प्लस मोर CO2, तो वो नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो आप समझ गए क्या, ये अलग रिएक्शन नहीं है, ये उसी टेस्ट ट्यूब में चालू हो जाएगा, क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में ये तो बन ही चुका है और आपने हटाया नहीं, CO2 लगाए रखी, तो अब CO2 लाइम वाटर में नहीं जा रही है, अब CO2 बेसिकली इसमें जा रही है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जब आप एक्सेस CO2 पास करते हैं तो रिएक्शन में आप देखेंगे तो पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो कैल्शियम कार्बोनेट आपको यहाँ दिख जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और कलर क्यों गायब हो गया, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्युबल होता है, ये नहीं होता है, तो व्हाइट कलर का दिखता रहता है, लेकिन जैसे नमक पानी में घुल के गायब हो जाता है, सफेद रंग कुछ नहीं होता, सॉल्युबल होता है, ऐसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको वापस से वही कलरलेस दिखाई देने लग जाएगा। तो ये है आपका तीसरा रिएक्शन कंप्लीट। किताब का दूसरा, मेरा तीसरा, क्योंकि मैंने पहले रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ दिया, मेटल विथ एसिड एंड मेटल विथ बेस, दो रिएक्शन। तीसरा उसमें आप याद करेंगे जैसे मैंने पढ़ाया मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है, और जो CO2 निकलती है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, और एक्सेस CO2 पास करा होता है। 3 रिएक्शन क्लियर। चौथा रिएक्शन बिना पढ़ाए अपने आप क्लियर किताब का, क्यों, क्योंकि चौथा रिएक्शन किताब में है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। बस दिक्कत क्या है कि दिक्कत मतलब हमारा पहले इसलिए कवर हो गया क्योंकि हमने आगे की पढ़ाई पहले कर ली और रिएक्शंस हम लास्ट में पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली 4 रिएक्शंस कंप्लीट है। फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या क्या आना चाहिए, ये नोट्स होते हैं। As many times as you write the same thing again and again, वो आपके दिमाग में फिट होती जाती है, इसी को रिवीजन कहते हैं। सो पहला रिएक्शन आपको याद करना है मेटल प्लस एसिड, दूसरा आपको याद करना है मेटल प्लस बेस, तीसरा आपको याद करना है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट विथ एसिड, चौथा आपको याद करना है एसिड विथ बेस। ठीक है बच्चों, आखिरी चीज है लास्ट के जो 2 रिएक्शन है, लास्ट के ही है मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लेता हूँ और नहीं है आपके कोर्स में। लास्ट के जो 2 रिएक्शन हैं वो भी मैं आपको मेरे स्टाइल में याद कराऊंगा, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि अब जो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा तो आपको याद भी हो जाएगी, वरना बच्चा दुखी होता रहता है। बच्चा हमेशा ये आगे पूछता है सर चक्कर समझ में नहीं आता। सर किताब में लिखा हुआ है हाउ डू मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, सर ऐसे लिखा हुआ है किताब के अंदर, हाउ डू मेटल ऑक्साइड रिएक्ट। एक सेकंड, आपके कोर्स में, हाँ ठीक है, सॉरी, देखिए मेरे को खुद को ही टाइम लग गया, दिमाग लगा, क्यों लगा मैं बताता हूँ आपको, और मुझे याद क्यों आ गया ये भी बताता हूँ आपको।
अब बताइए, आपको तो खैर पका पकाया मिलता है कि कितना अजीब सा काम है याद करना। मेटल की ऑक्साइड एसिड के साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ में, एग्जाम जाने तक याद ही नहीं रहता कि आखिर कौन सा रिएक्शन पढ़ के आया हूँ। आप बताइए ईमानदारी से, नहीं कंफ्यूज रहेंगे क्या? मेटल ऑक्साइड तो एसिड के साथ, भाई बेस के साथ क्यों नहीं? मतलब क्या था रिएक्शन एक्चुअल के, वो नहीं याद रह पाता है। और आपने खुद ने देखा कि मैंने जल्दबाजी में मेटल ऑक्साइड विद बेस लिख दिया था, जबकि ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ते ही नहीं है। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा मुझे याद कैसे आ गया। देखिए अगेन, एक नॉर्मल रटने वाला बच्चा पढ़ने वाला भी होता है। एक नॉर्मल रटने वाला पढ़ने वाला बच्चा जो है, उसकी नजर में तो ये पांचवा और छठा रिएक्शन है उसकी नजर में, लेकिन समझने वाले बच्चे की नजर में ये पांचवा और छठा रिएक्शन चौथा ही है। चौथा रिएक्शन ही है। ये टीचर उल्लू बनाने के लिए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मैं दिखाऊंगा। अगर आप ढंग से सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर तो याद हो गया हमारे। बेसिकली अगर मेटल ऑक्साइड की आप बात करें, जिन्होंने मेटल का चैप्टर पढ़ा हुआ, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो याद कर लें। मेटल ऑक्साइड्स अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं तो अभी थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी थोड़ी दिन पहले भी बात होती तब भी मैं बोला था, तो ध्यान से देखिएगा। बेसिकली मेटल ऑक्साइड होती है बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड होती है एसिडिक इन नेचर। अभी थोड़े दिन पहले रेन वाटर की बात हो रही थी, याद करो। एसिडिक रेन की बात हो रही थी, उसमें भी बात हुई थी CO2 SO2। याद करो याद करो याद करो। खूब डिस्कशन चला था अभी 3 दिन पहले वाली क्लास के अंदर। अरे रेन वाटर याद करो, 5.6 के नीचे एसिड रेन होती है। CO2 पानी में घुल के H2CO3 बन के आता है, कार्बनिक हल्का हल्का एसिड। SO2 H2SO3 बन के आता है, हल्का एसिड, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। खराब करते हैं चीजों को, याद करो। नॉन मेटल CO2 SO2 उनकी ऑक्साइड्स एसिडिक। अब इनका इससे कनेक्शन क्या है, ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? देखो बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है, तो बेसिक चीज को आप किससे रिएक्ट करा रहे हो? एसिड से। और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सी होती है? एसिडिक होती है, तो उसको किससे करा रहे हो? बेस से। तो मुझे भी मेरी गलती याद कैसे आई? मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होती है और मैंने उसको बेस के साथ ही लिखा हुआ था, तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने कहा बेटा गलत कर रहा है। रट्टा काम नहीं आया, समझ काम आई। मेटल ऑक्साइड तुरंत ध्यान आया, अरे बेसिक होती है यार, ये तो एसिड के साथ में रिएक्ट करती है। एसिड लिख दिया मैंने, यहाँ पे बेस लिख दिया। क्योंकि मैं याद कैसे करूँ यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है याद करना। मेटल ऑक्साइड विद एसिड बोल बोल के क्या पोयम थोड़ा ना याद कर लूँ कि यार एग्जाम में यार नॉन मेटल के ऑक्साइड को तो बेस से ही कराना है यार, एसिड से। ऐसे कोई याद होता है क्या? नहीं होता। लेकिन मैंने समझ लिया कि ये बेसिकली दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और डबल फायदा क्या हुआ मेरा डबल फायदा ये हुआ कि जब मैंने ऐसे याद करा तो मुझे अब इनसे क्या बनेगा वो भी समझ में आ गया। अरे दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो क्या बनेगा? कल से, परसों से, पिछले 10 दिन से पढ़ रहे हो, सॉल्ट और पानी, सॉल्ट और पानी, सॉल्ट और पानी। अब बताइए दोनों रिएक्शन यही है या नहीं? सोच के देखिए। एसिड बेस एक दूसरे को खत्म करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और पानी। तो यही तो रिएक्शन है। एसिडिक चीज बेस को खत्म करके सॉल्ट पानी बना रही है, या उल्टा बेस एसिडिक चीज बेस को बना रही है, बेसिक चीज एसिड को बना रही है। अब थोड़ा समझ के पढ़ा तो किताब का पांचवा और छठा रिएक्शन भी हमारे अंदर आ गया। अब क्या बचा? एग्जाम्पल्स। अब क्या बचा? एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं, और वो भी देखिए कि अपने आप बनते या नहीं बनते। देखिए अब किताब में नहीं लिखा हुआ, एक्टिविटी लिखी, किताब में एक्टिविटी लिखी है, जरा देखिएगा। रिएक्शन नहीं लिखा हुआ। आपको याद है कल भी मैंने बोला था कि किताब में मेटल विद एसिड का रिएक्शन नहीं लिखा हम लोगों ने, कि यार बच्चे कर लेंगे अपने आप। अब यहां देखो, आप कहता है बीकर के अंदर टेका, इसके नीचे लिखा हुआ है, घर पे पढ़िएगा कि मेटल ऑक्साइड बेस के साथ में, कि एक कॉपर ऑक्साइड ले लो, उसमें HCl डाल दो और उसको रोटेट कर लो और उसको स्टिर करते रहो और बताओ कलर क्या है। तो कलर तो अपन नहीं बता सकते, कलर तो इसने नीचे बता दिया कि ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कहता है कि बताओ क्या हुआ। एक बात बताओ, रिएक्शन तो दिया ही नहीं है किताब के अंदर। अब या तो बच्चे कोर्ट चले जाएंगे केस दावा ठोकने CBSE के ऊपर,
कि साहब इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमें तो दिखाते ही नहीं है। अब हमें क्या पता साहब कि कॉपर ऑक्साइड और वो HCl मिला के क्या डाले, हमें क्या पता अचार डालेगा कि क्या डालेगा। क्यों? क्योंकि आपने समझ से तो पढ़ाई की नहीं है। अरे मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है। अब पूरा रिएक्शन देखो, मेरी आज तक की पढ़ाई हुई मेहनत काम में आती है नहीं आती है, तुम ये देखो। टीचर ने लिखा है कॉपर ऑक्साइड, तो आपने तुरंत कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला सर ने बोल ही रखा है, कॉपर ऑक्साइड मेटल नॉन मेटल दिमाग में घुमा रखा है। एसिड HCl में डाला है। फिर आपको पता है कि ये एसिड है और ये बेसिक है, आपको पता है सॉल्ट और पानी बनेगा। पानी क्या बचा, कॉपर और क्लोराइड, कॉपर +2 इधर -1 इधर, बात खत्म हो गई। आप बताइए। इसीलिए टीचर ने, जिसने भी किताब बनाई उसने नहीं लिखा, उसने कहा जिसमें अकल होगी ना वो अपने आप बना लेगा, और नहीं तो बाकी को जाने दो कोर्ट में केस करने के लिए। ये तो आपका किताब का रिएक्शन हो गया। मैंने एग्जाम्पल्स के लिए कुछ रिएक्शन आप लोगों को लिख के भेजे हैं, उन्हीं में से आपको एक आध बता देता हूँ, जो मैं आपको भी नोट्स में लिख के दूंगा कुछ एग्जाम्पल्स। अब ये तो किताब में, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जानबूझ के लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका एग्जाम का सरप्राइज एलिमेंट में कम से कम कर सकूं। तो मैंने कुछ इसमें पहले से लिख दिए, जैसे चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कोई ना कोई। जैसे अपन दूसरा ले लेते हैं, चलिए कि जिंक ऑक्साइड और H2SO4 आ गया एग्जाम के अंदर। अब किसी को तो पता ही नहीं है कि जिंक ऑक्साइड और H2SO4 क्या था। वही जैसे अभी पहले वाला समझा था ना, समझाता हूँ। एग्जाम में आ गया, क्योंकि देखिए रिवर्स ऑर्डर में सोचिए, जब एग्जाम में रिएक्शन आता है तो आपको ये तो पता होता नहीं है कि कौन से चैप्टर का है, आपको सोचना पड़ता है। आपको नहीं, मुझे भी सोचना पड़ता है कि आखिर ये कौन सा है, कौन सा किसका रिएक्शन है। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि जिंक ऑक्साइड और H2SO4 का रिएक्शन लिखो, तो मैं इतना तो करूंगा कि जिंक ऑक्साइड तो लिखूंगा, Z+2 -2 कैंसिल, जिंक ऑक्साइड और H2SO4। अब मैं सोचूंगा कि आखिर यार ये है क्या, यार ये तो एसिड है, ये मेटल ऑक्साइड है। अब मैं पढ़ के गया हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि बेटा एसिड का रिएक्शन है, एसिड के चैप्टर में था एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होती है, एसिड रिएक्ट करेगी क्या बनाएगी, सॉल्ट और वाटर। ये ले हो गया मेरा काम खत्म। जिंक और सल्फेट ने मिला के बनाया जिंक सल्फेट, ये निकाला H2O और अपना काम खत्म, एग्जाम काम खत्म। तो इसीलिए ऐसे कैटेगरी वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं कैसे कर सकता था कि आपको एक्सप्लेन कर सकता था, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकता था, याद करने में हेल्प कर सकता था। और अब मैं नोट्स बना के भेज दूंगा। किताब में एक रिएक्शन है तो उसके सपोर्ट में मैं 4-5 और छोटे छोटे रिएक्शन करके भेज दूंगा, आगे डू इट योरसेल्फ लिख दूंगा। उसके बाद में आप सोच भी नहीं सकते कि उसके आगे कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझे या नहीं समझे? सिर्फ इतना सा अपने को याद करना है अब, कि अब यार कॉपर क्लोराइड जो है वो कुछ ग्रीनिश ब्लूइश कलर का होता है। उसमें तो दीपक यादव सर या कोई दुनिया का मास्टर या कोई भगवान आके भी नहीं बता सकता कि कॉपर क्लोराइड का ग्रीन कलर कैसे होता है, ये पता कैसे करना है। वो तो कलर तो आपको पता है, कलर तो जो होता है वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो कोई दुनिया में किसी टीचर के पास में तरीका नहीं है कि आपको कोई टिप्स दे दे, क्योंकि लिखा हुआ है इतना मेल्टिंग पॉइंट, इतना बॉइलिंग पॉइंट, ये कलर वो कलर, सॉलिड है कि लिक्विड है, वो तो आपको याद ही करना होता है। तो बच्चों 5वां रिएक्शन भी खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे मैनेज कर लोगे, और नोट्स सपोर्टिंग में भेज दूंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब तो समझ में आ रहा, वो बस क्लियर है कि वो बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर रहा है जो हाथ ही लगा रहा है। नोट्स गए भाड़ में, चूल्हे में आग लगा दो इन नोट्स को, और सर जो बोलते रिकॉर्डिंग चला दो। सिर्फ वही बच्चा पीछे रहेगा जिसने एक बार भी ढंग से क्लास में सुन लिया, रिवीजन कर लिया, नोट्स देख लिए, उसको तो कोई टेंशन होने के चांस नहीं। छठा रिएक्शन मैंने छठा बनाया, किताब में तो 5 ही है, मैंने तो आपके हेल्प के लिए तोड़ के 2 कर दिए थे इसके, वरना ये 1 ये रहा, 2 3 4 5, किताब में 5। इसका क्या करें सर, इसका क्या करें? तो मैंने कई जगह पर आपको एग्जाम्पल दिया कि एक ही रिएक्शन या एक ही कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जो होता है वो अलग अलग जगहों पर लिखा होता है। जैसे मैंने इसका रिएक्शन कर दिया,
ये मजे की बात है, आपको तीनों चैप्टर्स में मिलेगा, तीनों जगह, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मेटल विद एसिड, एसिड विद मेटल। ऐसे ही अब समझदारी का काम, टीचर का हेल्प करता है आपको, थोड़ा सा आपका लोड कम करता है, बोझ कम करता है, मैं कम करता हूँ। ये आप थोड़ी बुद्धि लगाएं तो इसका एग्जाम्पल आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि इसका एग्जाम्पल आज की ही क्लास के अंदर, और सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, आज की ही क्लास के अंदर और पिछले 20 मिनट के अंदर अंदर हम इसका रिएक्शन पढ़ चुके हैं। सोचिए वो कौन सा था। अब कम से कम आपको ये तो पता लगे कि पढ़ चुके हैं यार। अभी तो आपके लिए पहेली बनी हुई है, बाद में आप याद कर लेंगे कि हाँ सर अब बता दिया आपने, मजा आ गया, अब तो हम ऐसे याद कर लेंगे इसको। वो सोचिए, आज में ही पढ़ा है अपन ने, किसी दूसरी जगह पढ़ा है ऑब्वियसली, और पिछले 15 मिनट में ही पढ़ा है, 20 मिनट में ही पढ़ा है। एक नॉन मेटल ऑक्साइड को अपन ने एक बेस से रिएक्ट कराया था आज, और सॉल्ट और पानी भी बनाया था। 4 जने बता पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। किताब इताब मत देखना यार, किताब देख के तो कोई भी बता देगा। बताओ देवांश। सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम नहीं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा ना थी। क्या थी याद कर मेरे को। अच्छा, बाकी बच्चों को याद दिलाना कि ये कहाँ पढ़ा था, ताकि इनको समझ में तो आए। चल छोटी सी गलती कर दी तुमने, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट करा देते हैं, किसी और से करेक्ट करा देते हैं। बोल प्रद्युमन। सर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो पढ़ा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दिया। हाँ, अरे वो जो रिएक्शन था ना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, वही रिएक्शन इसमें टिका के आ जाना, अलग से थोड़ा ना याद करो। बताओ कैसे याद करो, उल्टा लिख लेना रिएक्शन, नॉन मेटल ऑक्साइड बताओ कार्बन डाइऑक्साइड, पढ़ा था ना, अभी तो पढ़ा था, थोड़ी देर पहले मिटाया है मैंने, हाथ नीचे कर लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर याद करो, लाइम वाटर में CO2 जाए तो मिल्की बना देता है, क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनता है, तो ये तो है। और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल के ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। हाइड्रोक्साइड है ना, बेस, और ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बन गया H2। तो बच्चों ये है पूरी कहानी, और मेरे ख्याल से इस चैप्टर के अंदर कुछ बचा नहीं है। मैं एक बच्चे ने चैट भेजी जो लिखते ही गायब हो गई, देखते हैं जरा क्या थी। योर ऑडियो एंड वीडियो इज पॉजिंग। अनुष्का अगेन एंड अगेन। अनुष्का ने बहुत भारी इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। बाकी बच्चे मुझे बताएं क्या ये इल्जाम सही है? नो सर, सही आ रहा है ऑडियो वीडियो, सही आ रहा है। अनुष्का, आई एम सॉरी टू से कि जो आप बता रहे हो कि माय ऑडियो एंड वीडियो इज पॉजिंग अगेन एंड अगेन, that is not my problem, that problem is on your side. If you are able to hear me, this is my justification. ठीक है अनुष्का बेटा? एक बार मैंने पहले कहा था ना, जिन लोगों को बहुत ज्यादा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया करो बेटा। आज के अखबार में मैं सुबह पढ़ रहा था, आज के अखबार में रिपोर्ट थी कि बिकॉज ऑफ टू मच प्रेशर ऑन ऑनलाइन। हाँ अनुष्का, वो ठीक है आपने, अनुष्का बच्चे, ये तो कोई गारंटी तो कभी थी ही नहीं दुनिया में या मैंने कि मैं रीजॉइन करूंगा तो फिर से ठीक हो जाएगा। वो तो अगर आपकी साइड में नेटवर्क खराब है तो आप रीजॉइन तो क्या, आप फोन को माला पहना के पूजा कर लो तो भी ना पकड़े। समझ गए क्या मेरी बात? मेरी पूरी बात सुनो। क्या है कि वैसे ही ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कई कंपनीज के नेटवर्क खराब है। और आज तो स्पेसिफिकली अखबार में मैं सुबह पढ़ रहा था कि स्पेसिफिकली अलग से ही न्यूज थी
कि ज्यादातर कंपनियों का बैंड बजा हुआ है, ज्यादातर कंपनियां जो है वो 2 MBBS से ऊपर, आप पढ़िए ना। अब ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चेक नहीं कर सकते। आज के भास्कर में पढ़ लीजिए, आज का, मैं कोई बासी न्यूज नहीं बताता कभी भी, आज की ताजा खबर आप देख लीजिए उसमें कि ऑनलाइन पर क्या प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का बना हुआ है वो इतना प्रेशर झेलने के लिए थोड़ा बना हुआ है। अब आदमी को काम ही क्या रह गया है, ऑनलाइन पढ़ाई कर लेगा और ऑनलाइन क्लास ले लेगा। बच्चे की नजर से देखो तो फ्री होगा तो ऑनलाइन ही गेम खेल लेगा, मोबाइल पे गेम खेल लेगा, और फ्री होगा तो ऑनलाइन ही चैटिंग कर लेगा, फिर फ्री होगा तो ऑनलाइन कोई ना कोई पोगो, छोटा भीम तो अमेजन पे भी आता है, आप में से कई लोग वही देखते हैं, वो देख लेगा। तो बेसिकली वो ऑनलाइन पे चिपका हुआ है। बच्चा छोड़ो, बच्चा, बच्चे का पेरेंट, बच्चे का दादा, सब। तो पॉइंट ये है कि वो जो ओवर प्रेशर बढ़ रहा है उस वजह से हर घर में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। ये न्यूज है कि एवरीबडी बहुत ज्यादा परेशान है। भास्कर मुकुल, दैनिक भास्कर भाई, कोई दैनिक जागरण या हल्ला बोल टाइप का अनकॉमन अखबार भी नहीं बोल रहा हूँ जो कहीं मिलता नहीं है। दैनिक भास्कर हर घर में आता है, नहीं तो पड़ोस में आता होगा, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ ले यार। मैं तो भास्कर भी ऑनलाइन पढ़ता हूँ भाई, भास्कर का ऐप डाउनलोड कर दो, रोज का अखबार उसमें आता है। मैं तो नहीं मंगाता, पेपर खराब नहीं करता मैं, और फ्री में और पढ़ता हूँ। तो वो पढ़ लो आप, उसमें आज यही है कि एवरीबडी इज फेसिंग सीरियस इश्यूज। तो आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड टुडे मॉर्निंग कि भाई मेरा नेटवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे ऊपर अगर 50-60 जने डिपेंडेंट हैं, ज्यादा ही हैं, तो वो लोग सफर करेंगे अगर मेरे प्रॉब्लम आ गई। अब आप में से क्या है, रैंडमली 4-5 की प्रॉब्लम आती है तो मैनेजेबल, ठीक है यार, कभी किसी के रिपोर्ट मिल गई, रिकॉर्डिंग मिल गई, हो गया, काम चल गया। मेरी तरफ से प्रॉब्लम आना चालू हो गई तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए आप लोग सब समझदार हैं, 10वीं क्लास में हैं। अब ये तो एक फैसिलिटी है ऑनलाइन की, और इसके कुछ यूज है, कुछ मिसयूज है। एनीवेज, ये लास्ट का लेक्चर फोकट का लेक्चर था, तो आगे से ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, और चैप्टर के अंदर अगर कोई एक आध पॉइंट गलती से मेरे दिमाग से उतर गया होगा तो वो हम कभी भी डिस्कस कर लेंगे। अब सुनिए, कल मैं क्या कराऊंगा ये मैंने भी डिसाइड नहीं किया। अब वो साइंस होगी या मैथ्स होगी वो आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ धीमान, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या पूछना चाहता है तू? बोल धीमान, खत्म ही सर कर मैं कह रहा हूँ बाकी है वो पढ़ानी, क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बाकी है हाँ बाकी है सर, और वो न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चे मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में है, जाके चेक कर ले अच्छी तरह। इस चैप्टर में थोड़ा ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और हमें तो इस चैप्टर में भी पढ़ाएगा। नहीं बेटा, अरे ओहो, फिर वही बात, इस चैप्टर में क्यों पढ़ाइए? टीचर तो पढ़ा सकता है ना। मैंने भी तो यार एक बात बता, मेटल विद एसिड जो है वो 3rd चैप्टर में है, तो अपन 2nd में भी तो पढ़ रहे हैं। अब ये सेम चीज जब तू 3rd चैप्टर में पढ़ेगा तब अपन पढ़ेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं, जो हमने यहाँ बोला कि बेसिक इन नेचर होती हैं, तब हम इनको मेटल के चैप्टर में, अब एक बात बता, मेटल ऑक्साइड्स को डिटेल में मेटल के चैप्टर में पढ़ेंगे ना, वो मेटल के चैप्टर में लिखी हुई है। वो टीचर ने मेटल ऑक्साइड यहाँ पर नाम आया तो वो तुझे यहाँ बता दी, वो एक अलग बात है। अब वो तेरी टीचर ने बताई है तो इसका मतलब भाई कोर्स तो चेंज नहीं होगा, वो उनकी चॉइस है। मैं भी तो चीजें उलटा पढ़ता रहता हूँ कई बार, गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड थोड़ा पढ़ूंगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अपन मेटल में पढ़ेंगे बेटा, कि ये बेसिक ऑक्साइड है, कुछ एसिडिक नेचर भी शो करती है, तुम्हें पढ़ा हुआ है, तुझे ये भी पता होगा, दे आर एम्फोटेरिक। फिर उनके एग्जाम्पल्स, कौन कौन सी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं, तो वो आप एसिड में थोड़ा ना पढ़ोगे, बेस में थोड़ा ना पढ़ोगे, वो तो आप पढ़ोगे मेटल के चैप्टर। ठीक है बेटा, तो वो पॉइंट उस चैप्टर का है, टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना। या सर ने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि यहाँ मेटल ऑक्साइड का नाम आ गया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, एम्फोटेरिक भी समझा दो। इट्स हिज चॉइस, देयर इज नो हार्म इन इट। उन्होंने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, ठीक है। और कुछ याद आएगा तो देख लेंगे। साइंस में या मैथ्स में कौन सा क्या पढ़ाऊंगा मैं कल, वो मैं एक बार करके देखता हूँ, स्ट्रीमलाइन करके, कि अब ज्यादा फोकस की किस, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको आज शाम को या कल दिन तक मैं डाल ही दूंगा। अभी बाय बाय, टाटा।